हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं सूचक के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि जो सूचक होता है इसका मतलब क्या होता है, सूचक में आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और साथ ही इनके रंगों को हम लोग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में किस तरीके से याद रख सकते हैं, वो सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि जो सूचक का जो संबंध है वो है रंग परिवर्तन से। आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सूचक में आने वाली जो पदार्थ है वो क्रमशः लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता है। और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो सूचक के रूप में उपयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो सूचक है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपने अभी जाना कि जो सूचक का संबंध होता है वो होता है रंग परिवर्तन से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सूचक वाले पदार्थ होंगे वो कहीं ना कहीं रंग से संबंधित होंगे, अर्थात ये रंजक वाले होंगे, रंग परिवर्तन करने वाले होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इनके इसी आधार पर जो परिभाषा है वो सूचक रूप में दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, बताया जा रहा है वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा क्षार द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सूचक का जो उपयोग है हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें किसी विलयन के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति में जो इन पदार्थों का स्वरूप होता है वो भिन्न भिन्न रंगों का होता है, और क्षारीय प्रकृति में इन पदार्थों का जो स्वरूप होता है वो भिन्न भिन्न रंग का होता है। और इन्हीं रंगों के आधार पर हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर जो विलयन की प्रकृति है यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो दोस्तों आपने ये जान पाया कि सूचक किसको बोलते हैं। तो वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा क्षार द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। जिनका अम्ल तथा क्षार द्वारा रंग परिवर्तन नहीं होता उसे बिल्कुल भी सूचक नहीं कहा जाता है। सूचक का मतलब होता है इंडिकेट, यानी कि यह इंडिकेट करता है, यह दोस्तों एक तरीके से संकेत देता है कि हाँ इस विलयन की जो प्रकृति है यह अम्लीय है या फिर इस विलयन की जो प्रकृति है यह क्षारीय है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटमस का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने लिटमस का जो नाम है वो सुना होगा 7 क्लास से। और लिटमस एक ऐसा पत्र है जहां पर अम्ल और क्षार के जलीय विलयन की जो प्रकृति है उसकी जांच की जाती है। और साथ ही दोस्तों आप लोग को यह भी पता होगा कि लिटमस पत्र का जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर हल्दी का, चुकंदर का, लाल गोभी के पत्ता का, और दोस्तों एक और पदार्थ होता है शायद वो हमें पता नहीं है, एक और शायद दोस्तों पदार्थ था तो पिटूनिया का एक पत्ता होता है, फूल वाला होता है पिटूनिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं विधेयक करना आप लोगों को बता रहा हूँ, पिटूनिया नाम का एक फूल का पत्ता है। ठीक, वो भी दोस्तों एक पदार्थ होता है जो कि सूचक के रूप में उपयुक्त होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों का जो उपयोग है वो बिल्कुल भी प्रयोगशाला में नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि दोस्तों जब इन्हें प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाता है तो ये क्या करते हैं कि ये सारे जो पदार्थ होते हैं लिटमस को छोड़कर ये ऑक्सीजन गैस के साथ ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाते हैं। उस स्थिति में ये नहीं बता पाते हैं कि जो विलयन की प्रकृति होती है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अर्थात विलयन की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय में जो इनके रंगों का स्वरूप यहाँ पर लिख कर दिया गया है इस स्वरूप को बिल्कुल भी प्रकट नहीं कर पाते। मेरे बातों पर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है उनके स्थान पर प्रयोगशाला में जो पदार्थ यूज किया जाता है वो किया जाता है लिटमस का। ठीक, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी खराब नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं जरा दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं। नीचे बताया जा रहा है सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ना अम्ल का गुण होता है और ना ही क्षार का गुण होता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो दोस्तों जो सूचक है ये क्या करता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया का जो समापन है उसी को दोस्तों यह दिखाता है। मतलब कि सूचक के द्वारा हम लोग बिल्कुल भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया को नहीं देखते हैं बल्कि हम अम्ल या क्षार की प्रकृति को देखते हैं। और जहां अम्ल और क्षार होगा वहां पर उदासीनीकरण नहीं होगा। तो ये चीज को आप लोग समझ कर रखना। आगे देख सकते हैं जो मैंने आप लोग को बताया सूचक के रूप में लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं
कि अभी तो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन आप लोग समझ कर रखना, सूचक के रूप में लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने सूचक की श्रेणी में लिटमस को डाला है और आप यहाँ पर लिखे हैं कि सूचक के रूप में लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता है, तो काहे नहीं हो पाता है, तो आप इसके बारे में जानो। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये समझ कर रखना कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मेरे बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जब बारी आती है लाल से नीला का, तो उस स्थिति में लिटमस पत्र का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं हो पाता। मैंने क्या बताया, लाल से नीला रंग में जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल भी अस्पष्टता नहीं हो पाता। तो लाल से नीला रंग में परिवर्तन अस्पष्टता ना होने के कारण ही लिटमस को सूचक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि जो लिटमस है वो भी एक प्रकार का सूचक ही है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो जरा दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, देखिए यहाँ पर है अम्लीय, यहाँ पर है क्षारीय। कहने का मतलब इसमें आएगा अम्लीय विलयन और इसमें आएगा क्षारीय विलयन। देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके लिटमस का रंग नीला रहेगा तो जो अम्ल है वह उसे नीला से लाल कर देगा। जब अम्ल लिटमस को नीला से लाल नहीं कर पाएगा तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि विलयन की जो प्रकृति है वो बिल्कुल भी अम्लीय नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्षार वाला में, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों समझना, जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ पा रहे हैं, जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं कर पाए तो उस स्थिति में उस विलयन की जो प्रकृति होगी वो बिल्कुल भी क्षारीय नहीं होगी, क्योंकि क्षार भी एक ऐसा गुण है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो अम्ल होगा वह पीले मेथिल ऑरेंज को, जो अम्ल होगा वो पीले मेथिल ऑरेंज को लाल कर देगा। इस तरीके से पढ़ेंगे ना, समझ में आ रही बात, किसे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, फिनोल्फेथिलीन। तो फिनोल्फेथिलीन में क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग समझना, जो अम्ल होगा वह गुलाबी फिनोल्फेथिलीन को रंगहीन में बदल देगा। अगर वो अम्ल होगा तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी तो। ठीक, तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। आगे देखिए अगर इसी तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्षार के लेकर, तो जो दोस्तों क्षार होता है वो क्या करता है कि रंगहीन फिनोल्फेथिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये जांच हो चुकी है प्रयोगशाला में, ये जांच वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से परिपूर्णता हो चुकी है और सत्यापित करके ये प्राप्त किया गया है कि फिनोल्फेथिलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो होता है गुलाबी और फिनोल्फेथिलीन का अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो होता है रंगहीन। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हल्दी, तो हल्दी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अम्ल होता है वह लाल भूरे रंग के हल्दी को पीले रंग में बदल देता है। जब हल्दी का रंग लाल भूरा रहेगा तो लाल भूरे रंग पर जब अम्ल को डाला जाता है तो जो लाल भूरा रंग वाला जो हल्दी होता है वो पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो उस स्थिति में ये समझा जाता है कि उस विलयन की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। ठीक, जांच किया जाता है ना। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो क्षार होता है वो पीले रंग के हल्दी को लाल भूरे रंग में परिवर्तित कर देती है। आगे देख सकते हैं चुकंदर। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, जो अम्ल होता है वो पीले रंग के चुकंदर को लाल बैंगनी रंग में बदल देता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या हो सकता है कि जो क्षार होता है वह लाल बैंगनी रंग के चुकंदर को पीले रंग में बदल देता है। ऐसे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे है लाल गोभी का पत्ता। तो इसको दोस्तों कैसे पढ़ सकते हैं, तो जो अम्ल होता है वह हरे रंग के लाल गोभी के पत्ता को लाल बैंगनी रंग में बदल देता है और जो क्षार होता है वह लाल बैंगनी रंग वाले लाल गोभी के पत्ते को हरा रंग में बदल देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है यहाँ पर कि आखिर हम इन रंगों को याद कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, हल्दी का जो रंग होता है वो क्षारीय माध्यम में लाल भूरा होता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों इसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से।
ठीक, आप लोग को मैं ट्रिक दे रहा हूं, आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से याद रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों समझेंगे, बात करते हैं लिटमस का। तो देखिए लिटमस को लेकर बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बहुत सारे बच्चों को पता रहता है, लेकिन बाय द वे अगर जिस बच्चे को पता ना हो तो उस स्थिति में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझाता हूँ ली और सा से लेकर, यहाँ पर ली और सा। तो जो आप ली देख रहे हैं ना, ली, तो ली का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे किससे? तो दोस्तों जो ली है इसका जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे लिप्स से। लिप्स का मतलब क्या होता है? लिप्स का मतलब होता है ओठ। और आप सभी को पता है कि जो ओठ होता है वो कैसा होता है? वो लाल होता है। मेरी बातों पर ध्यान देना, यहाँ पर जो ली है इसका जो संबंध है वो हम लोग रखेंगे लिप्स से, और लिप्स का हिंदी होता है ओठ। और बात करें ओठ के रंग का, तो ओठ का जो रंग है वो कैसा होता है? तो वो होता है लाल। वैसे तो गुलाबी ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लाल रखेंगे। ठीक है ना, आप लोग समझ कर रखना। अगर वैसे नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, ली में जो ला है इसका मतलब हो जाएगा लाल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और बाकी जो आप अंत में यहाँ पर देख रहे हैं स, इसका मतलब हम लोग समझेंगे समुंदर। स से क्या समझेंगे? स से हम लोग समझेंगे समुंदर। अगर हम बात करें समुंदर के रंग का, तो समुंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो समुंदर का जो रंग होता है वो नीला होता है। समुंदर का रंग नीला होने के कारण ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये समझ कर रखना कि जो पहला रंग होगा वो अम्लीय माध्यम के लिए आएगा और जो दूसरा रंग होगा वो क्षारीय माध्यम के लिए आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लिटमस का जो लाल रंग होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, और लिटमस का जो हरा रंग होता है, सॉरी जो नीला रंग होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब बात आता है मेथिल ऑरेंज का। कोई अगर पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए कि मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, तो जवाब क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा, रंगहीन, गुलाबी, पीला या फिर दे दे मान के चलते हैं हरा। तो आप क्या बताओगे? तो दोस्तों उसके लिए आपको ट्रिक जानना होगा कि अम्लीय माध्यम में कैसा होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है। ठीक ना, तो समझेंगे इस तरीके से। देखिए मेथिल में जो मेथी है, मेथिल में जो मेथी है, तो इसको दोस्तों हम लोग समझेंगे मेथी चूर। क्या समझेंगे? मेथी चूर। नाम सुने होंगे आप लोग, मेथी चूर। और यहाँ पर जो ल है, ल, इसका मतलब हम लोग समझेंगे लड्डू। तो दोस्तों आप लोगों ने मेथी चूर लड्डू का नाम सुना होगा। ठीक, जो मैं बता रहा हूं आप लोग ध्यान से समझना। मेथी का जो अर्थ है वो हम लोग रखेंगे मेथी चूर से, और ल का जो अर्थ है वो हम लोग रखेंगे लड्डू से। और मेथी चूर का जो लड्डू होता है यह दोस्तों 2 कलर का होता है, 2 रंग का होता है। ऐसा तो इसके बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझने के लिए हम लोग 2 ही रंग लेंगे। ठीक, पहला कौन सा रंग? लाल। और दूसरा कौन सा रंग? पीला। पीला तो बहुत हाईलाइटेड है, बहुत सारे बच्चे ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा भी होगा कि मेथी चूर वास्तव तौर पर पीले रंग का होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि जो मेथी चूर होता है वो लाल रंग का भी होता है। ठीक है, गुड़ कलर का भी होता है। ठीक है, स्लेटी कलर का ना। तो यहाँ पर हम लोग लाल पीला समझ कर रखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला रंग आ रहा है लाल, इसको हम लोग समझेंगे अम्लीय माध्यम में, और इसका जो अगला कलर है कौन? तो पीला, इसको हम लोग समझेंगे क्षारीय माध्यम में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब मेथिल ऑरेंज की बात आएगी तो उस स्थिति में अम्लीय माध्यम में जो इसका रंग होगा वो होगा लाल, और क्षारीय माध्यम में जो इसका रंग होगा वो होगा पीला। अब बाकी का जो रंग होगा, रंगहीन, गुलाबी, लाल, भूरा, इसमें से कोई रंग इसमें अइबे नहीं करेगा, इसमें मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इसमें बाकी का जो शेष रंग है पीला को छोड़कर यहाँ पर हरा, चाहे लाल, बैगनी, इसका कोई क्या है, इस मेथिल ऑरेंज के रंगों का सदस्य है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? आप सही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, उसको पोत सकते हो। ठीक, अब क्या करते हैं, आगे बात करते हैं इसको कैसे समझेंगे। फिनोल्फेथिलीन। ठीक है, इसमें 2 ही रंग आ रहा है। कौन? एगो आ रहा है रंगहीन और एगो आ रहा है गुलाबी, है ना, जो कि अद्वितीय है। रंगहीन और गुलाबी किसी भी सूचक में दोस्तों नहीं आया है। तो कैसे याद रखेंगे आप लोग समझना। फी का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग समझेंगे फिंगर। फिंगर यानी उंगली। ठीक, फी का मतलब फिंगर यानी कि उंगली। और जो नौ है, नौ, इसका मतलब हम लोग समझेंगे नाखून। जो हमारे उंगली की नाखून होती है उसका कलर कैसा होता है? तो आप लोग ये समझ कर रखना कि हमारे उंगलियों का जो नाखून होता है उसका जो कलर होता है वो या तो रंगहीन होता है या तो लाल होता है, सॉरी गुलाबी होता है। ठीक है, गुलाबी है ना, यहाँ पर गुलाबी।
आपने क्या जाना, आपने दोस्तों ये जाना कि हमारे हाथों की जो उंगलियों के जो नाखून होते हैं वो या तो रंगहीन होते हैं या फिर गुलाबी होते हैं। तो दोस्तों जिस मनुष्य के शरीर में खून नहीं रहता है, उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके नाखून का जो रंग है वो रंगहीन हो जाता है। ठीक, और जब उसके शरीर में खून रहती है, हेमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती है, तो उस स्थिति में उस मनुष्य के नाखून का जो रंग होता है वो गुलाबी रहता है। तो दोस्तों आप लोग इसी चीज को समझकर रखना। तो पहला जो रंग है रंगहीन, उसको हम लोग रखेंगे अम्लीय माध्यम में, और जो दूसरा रंग है गुलाबी, इसको हम लोग रखेंगे क्षारीय माध्यम में। ठीक, इस चीज को आप लोग समझ पाए। आगे बात करते हैं हल्दी को लेकर ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तो आप लोग जानते होंगे कि जो हल्दी होता है वो वास्तव तौर पर पीला होता है। इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं है आप लोगों को बताने का। आप लोग समझ के रखना कि हल्दी कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है। तो पीला जो होगा उसको आप लोग ले लीजिएगा अम्लीय माध्यम में, और इसके बाद का जो कलर है लाल भूरा, तो इसको दोस्तों हम लोग ले लेंगे किस माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में। लेकिन कैसे पता करेंगे कि यहां पर जो इसका क्षारीय माध्यम में जो रंग होगा वो लाल भूरा ही होगा? तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरीके से पता करेंगे। देखिए, जो हल्दी होता है वो बहुत सारे चीजों में लाभकारी होता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें हल्दी का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो हल्दी है वो हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो लाभदायक में जो लाभ है, लाभ, इससे हम लोग क्या समझेंगे, लाभ 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 लाभ, दिमाग पर जोर डालना, ठीक ना, लाभ। तो लाभ से हम लोग दोस्तों यहां पर जोर डालेंगे, ला को किस में, तो लाल में, और भ को किस में, तो भूरा में। हल्दी हमारे बहुत सारे कामों में उपयोगी होता है, अर्थात हमारे लिए लाभकारी होता है। और लाभकारी में जो लाभ वाला शब्द है इसको हम लोग निकाल लेंगे, और इसका जो लाभ वाला जो यहाँ पर पहला जो आप वर्ण देख रहे हैं, इससे हम लोग लाल बना लेंगे, और जो भ वाला वर्ण देख रहे हैं इससे हम लोग भूरा बना लेंगे। तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि हल्दी का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो होता है लाल भूरा। समझ में बता रही है? आगे बात करते किस पर, तो चुकंदर पर। किस पर, तो चुकंदर पर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो चुकंदर होता है वो लाल बैंगनी कलर का होता है, मतलब खून के जैसा, मतलब लाल बैंगनी, लाल भी नहीं, लाल बैंगनी कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे चुकंदर को कैसा होता है, लाल बैंगनी कलर का होता है। तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो इसका अगला कलर है ये क्षारीय वाला में पीला, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग समझ कर रखना। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आप लोग को बता रहा हूं, यहां पर दोस्तों देखिए, चू का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे चूना। ठीक है, चू का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे चूना, और यहां पर जो दर है इसका जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे दर्द। मेरी बातों पर ध्यान देना। चू का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे चूना, दर का जो अर्थ है वो हम लोग समझेंगे दर्द। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ये समझ के रखना कि जब चोट उट लग जाता है और दर्द होता है, तो उस स्थिति में उस स्थान पर चूना के साथ क्या मिलाया जाता है। आप लोग कभी सिर में चोट लगा होगा, हाथ में चोट लगा होगा, हड्डी में चोट लगा होगा, तो आपके माँ ने, आपके पिता ने, आपके भैया ने, आपकी बहन ने, हो सकता है कि चूना में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया होगा जिससे आपका जो दर्द है वो टल जाता होगा। बचपन में भी बहुत सारा, तो बहुत सारे बच्चे के माइंड में आ रहा होगा हल्दी, हल्दी ना, तो हाँ हल्दी, क्योंकि हल्दी में जब चूना को मिला दिया जाता है तो यह एक तरीके का दोस्तों क्या करता है, यह एक तरीके का मेडिसिन का काम करता है, बहुत ही मतलब समझिए कि लाभकारी मेडिसिन का काम करता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, चू का मतलब हुआ चूना, दर का मतलब हुआ दर्द, यानी कि दर्द के समय चूना में हम लोग किसको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते हैं हल्दी को। और हल्दी जो है वो होता है किस रंग का है, तो होता है पीले रंग का। तो हम लोग इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि चुकंदर में जो क्षारीय माध्यम में आने वाला जो रंग होगा वो होगा पीला। क्या होगा, पीला। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद सारे बच्चे को हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है एग्जाम की, और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, उनके अंदर डाउट रहता है कौन होगा कौन नहीं, पता है तो वो डाउट रहता है। तो इसी डाउट को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने आया हूं। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए। अब क्या करते हैं, बात करते हैं लाल गोभी के पत्ते पर। तो आप सभी को पता है कि लाल गोभी का जो पत्ता होता है वो लाल बैंगनी कलर का होता है। अगर जिसने देखा होगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा होगा तो दोस्तों
दोस्तों आप लोग इंटरनेट पर सर्च मारकर देख लेना, उसका जो रंग होता है वो लाल बैंगनी कलर का होता है, जिस कलर का चुकंदर होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, लाल गोभी का जो पत्ता होता है वो लाल बैंगनी कलर का होता है। इसका जो मेन रंग है उसको हम लोग जोड़कर रखेंगे अम्लीय माध्यम में, जो इसका वास्तविक रंग है इसको हम लोग जोड़कर रखेंगे अम्लीय माध्यम में। अब क्षारीय माध्यम में जो इसका रंग है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, लाल गोभी का पत्ता किस रंग का होता है ये तो पता चल गया, किस रंग का, तो लाल बैंगनी रंग का। क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वो होता है हरा। तो हरा कैसे याद रखेंगे आप लोग समझो। देखिए लाल गोभी का में एक शब्द आया है जिसका नाम है पत्ता। क्या है, पत्ता। और जो पत्ता होता है वह किस रंग का होता है, तो दोस्तों जो पत्ता होता है वो हरा रंग का होता है। तो आप दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाल जो गोभी होगा वो होगा लाल बैंगनी कलर का, और इसके बाद जो आप पत्ता देख रहे हैं ये किस कलर का होगा, वो होगा हरा कलर का। तो आप दोस्तों इस तरीके से जान सकते हैं कि लाल गोभी का जो पत्ता है उसका क्षारीय माध्यम में जो रंग होगा वो होगा हरे कलर का। तो इन ट्रिकों की सहायता से हम लोग अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में इन सूचकों का जो रंग है इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सूचक पर। दोस्तों ऑल्फैक्टरी सूचक क्या है इसे हम लोग जानते हैं। इसमें बताया जा रहा है वैसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होती है उसे ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। यानी इन सूचकों की सहायता से आप केवल सूंघ कर ही बता दोगे कि जो विलयन की प्रकृति है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक अंधा भी सूंघ कर ये बता सकता है कि जो विलयन की प्रकृति है इन सूचकों की सहायता से वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। जैसे प्याज, लवंग का तेल तथा वैनिला इत्र, ये सारे के सारे जो पदार्थ है ये आते हैं ऑल्फैक्टरी सूचक में, और ये जो आपके सारे पदार्थ है ये आते हैं साधारण सूचक में। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग समझकर रखना। और पिटूनिक जो कि दोस्तों फूलों का एक पत्ता है वो भी आता है सूचक के अंतर्गत ही, लेकिन इसका जो उपयोग है और हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ता का जो उपयोग है ये बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हो पाता है प्रयोगशाला में। वास्तविक तौर पर अगर हम देखें तो अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की जो प्रकृति की जांच है वो दोस्तों की जाती है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फैथलीन सूचक की सहायता से। यही दोनों सूचक जो होते हैं वो अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की प्रकृति की जांच के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हो सकता है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो सूचक हैं और सूचक से संबंधित अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में जो इनके रंग का जो स्वरूप है वो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।